नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप वी ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वी आर हैप्पी एंड एब्सोल्युटली रेडी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेशन नंबर 5। प्यारे साथियों, क्या आप तैयार हैं आज के हमारे 5वें सेशन के लिए? यस और नो कंफर्म कीजिए प्यारे दोस्तों। यस और नो, तैयार हैं या नहीं? तैयार हैं या नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पिछले सेशन से सबसे बढ़िया चीज आपने क्या सीखी? कंफर्म कीजिए। प्लीज लेट मी नो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग यू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। हमारे सेशन नंबर 4 में जो इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, उनमें से सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको क्या लगा? जरा बताइए, तुरंत बताइए तो हम आगे बढ़े। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, आपके साथ ये यात्रा हमारी अद्भुत तरीके से चल रही है। आज हमारा पहला सेशन, जब हमने मंडे को आपके साथ लिया था, से यात्रा बढ़ते बढ़ते आज फ्राइडे को 5th सेशन पर आ गई है। क्या आप एक्साइटेड हैं? इस कोर्स में मजा आ रहा है। टोटल 50 सेशन के आसपास में लूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा। वेरी वेरी हैप्पी टू सी ट्रेमेंडस एंथुजियाज्म। सैकड़ों बच्चे जुड़ गए हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। शुरू करें काम तुरंत अपना। यस सर। तो ये है सिलेबस यूपीएससी का। हर सेशन के पहले मैं हमेशा आपको दिखाऊंगा सो दैट यू कैन क्विकली मेंटली सी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या कवर कर लिया। आज तक हमने अभी तक 5 सेशंस में जो जो कवर किया है, 4 सेशंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 to 20 एंड 21 to 30, जिसमें से 29 और 30 में आज पढ़ाऊंगा। तो आप देख रहे हैं काफी अच्छी स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं और काफी अच्छी स्पीड से काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम फटाफट कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है। जिन बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी में जरा सा भी डर लगता है, आप मन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि मैं हूं ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं भैया, बहुत अच्छे से आपको हैंड होल्डिंग करके ले जाएंगे किनारे तक। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो अभी तक के जितना भी हमने पढ़ा है, उनमें से कौन सा सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको लगा? एक लिखता है बॉब द बिल्डर, करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। हमारा करके दिखाएंगे थोड़ा अलग है, करके दिखाएंगे जोश के साथ। तो दोस्तों, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपके सामने है। अरे बाप रे, आज तो बड़े विस्फोट होने वाले हैं लगता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इटर्नल लाइफ का कॉन्सेप्ट, कि क्या कोई व्यक्ति सदा के लिए जी सकता है और क्या ऐसे कुछ प्रयास हुए। ये साइंस है, एक्चुअली स्यूडो साइंस है, लेकिन हम उसमें 3-4 टेक्निकल चीजें पढ़ लेंगे। उसके बाद ह्यूमंस इन स्पेस, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, एसैट, फार साइड ऑफ द मून। तो मुझे कौन बताएगा जल्दी से कि हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही चेहरा क्यों दिखता है पृथ्वी से? वैसे तो दुनिया में जो लोग होते हैं ना, इंसान, उनके कई चेहरे होते हैं। चेहरे को पर्सोना कहते हैं, और हम सबके 2-3 पर्सोना होते हैं। पब्लिक में एक, घर पर एक, दोस्तों के लिए एक। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन चंद्रमा जो है, उसने तय कर रखा है कि वो एक ही चेहरा दिखाएगा। कौन बताएगा मुझे क्या कारण है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का मोटे मोटे तौर पर 80-85% एक ही चेहरा देखते हैं? बाकी तो 10-15%, 18% उसका दूसरा भी दिखता है, लेकिन 80-82% तक चेहरा एक ही दिखता है, बाकी की साइड हमें दिखती नहीं। तो ऐसा क्यों है? उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है? चाइना ने एक मिशन भी वहां भेजा था फार साइड को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। कौन बताएगा? जल्दी बताइए। यस सर। कॉन्सेप्ट्स अभी हमें बहुत सारे पढ़ने हैं। मैं कॉन्सेप्ट्स के जरिए ही आपको सारी चीजें करा दूंगा, और अभी तो डिटेल इंडिविजुअल टॉपिक्स में भी हम घुसेंगे। मैं करंट एज वेल एज स्टैटिक दोनों चीजें कॉन्सेप्ट्स के जरिए कर रहा हूं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत खतरनाक 21वीं सदी की बीमारी है, AMR, जिससे लड़ने के लिए साइंटिस्ट को काफी दिक्कत हो रही है। कौन बताएगा मुझे AMR क्या होता है? उसके बाद ऑटोनोमस वेपन्स, उसके बाद कोलोनाइजिंग मार्स, उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स, 5G टेक्नोलॉजी, कार्बन डेटिंग और LHC। कल किसी ने LHC के बारे में पूछा था। प्यारे दोस्तों, सैकड़ों बच्चे जुड़ चुके हैं और बच्चे भी जुड़ते जा रहे हैं। आते ही सबसे पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और ये बताना है कि पिछला अभी तक का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कौन सा लगा। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम सेम है, टाइडल लॉकिंग हो चुकी है, इसलिए एक ही फेस हमको दिखता है। बिल्कुल सही जवाब है, तो वो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज हम बता दें, जो कल एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो मैं शुरुआत उस आंसर से करूंगा।
हमने जब बात किया ब्लैक होल्स की, हमने बात किया टेलीस्कोप से स्टडी करने की, यूनिवर्स के डिस्टेंसेस की, लाइट ईयर की, तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर अगर लाइट ईयर है, इतना डिस्टेंस है, तो हम इतने हजार लाइट ईयर या इतने मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर की रोशनी देख कैसे रहे? इसका उत्तर यह है प्यारे दोस्तों, जो रोशनी हम आज किसी सितारे की देख रहे हैं वो आज की रोशनी नहीं है, वो उस समय की है जब रोशनी वहां से चली थी। द लाइट दैट वी सी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टार और अ गैलेक्सी और अ न्यूट्रॉन स्टार और अ सुपरनोवा और द लाइट सराउंडिंग अ ब्लैक होल और दैट ऑफ द सन इज द लाइट दैट हैड स्टार्टेड दैट डिस्टेंस अगो। तो सूर्य की रोशनी जो हम देखते हैं वो 8 मिनट पहले चली हुई रोशनी है। अगर हम बोलते हैं कि भैया ये 500 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, तो वो रोशनी 500 मिलियन साल पहले चल कर आई है। तो इसका मतलब जब आप नाइट स्काई को देखते हैं तो आप एक टाइम मशीन में हैं और आप नाइट स्काई में अलग 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 हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स देख रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है ना, ये एक दिमाग को भौचक्का कर देने वाली बात है। हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ multiple historical snapshots in the night sky? Yes or no? I hope it is totally clear. Very good. प्यारे दोस्तों, मोहम्मद द मोनाजिर मुस्ताक जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। तो आपको नज़मा आपी की स्टाइल में ही हम स्वागत कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाईफाई यूपीएससी एकेडमी के विंडो। प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का काम प्रीलिम्स एमसीक्यूज के साथ। विच ऑफ दीज नॉर्थ पोल्स इज शिफ्टिंग? यह हमारा आज का पहला एमसीक्यू है। जल्दी बताइए, यह हमारा आज का पहला एमसीक्यू है। जल्दी बताइए इसका उत्तर। विच ऑफ दीज नॉर्थ पोल्स इज शिफ्टिंग? ABCD कल ही पढ़ाया था आपको हमने। फटाफट उत्तर दीजिए। आज तो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बना के लाया हूं। ABCD हर बच्चा उत्तर देगा। हम वेट कर रहे हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हर बच्चा उत्तर देगा तब ही हम आगे बढ़ेंगे। क्विकली वेट कर रहा हूं भैया उत्तर का, तभी आगे बढ़ूंगा। कल नहीं, परसों नहीं, अभी अभी चाहिए आंसर। और अपने घर के भी सभी लोगों को बुला लो, बैठो और विज्ञान पढ़ो, क्योंकि हम सबको विज्ञान के झूले में झूलना है। द करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। उन सभी बच्चों के लिए जोरदार अप्लॉज जिन्होंने सही उत्तर दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। यू आर सिंसियर स्टूडेंट्स एंड यू आर डूइंग वेरी सिंसियर स्टडीज। गुड 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 फॉर यू। व्हाई डिड द बोइंग 737 मैक्स क्राइसिस हैपन? डिटेल में पढ़ा दिया कल हमने आपको। MCAS के बारे में बताया था। प्रश्न कहता है बोइंग 737 मैक्स संकट क्यों पैदा हुआ? ABCD। ए कहता है जब पायलट अटेम्प्ट करते थे प्लेन को ऊपर उठाना तो MCAS बिगड़ जाता था, प्लेन को नीचे ले जाता था। ऑप्शन बी, प्लेन एरोडायनामिकली संतुलित नहीं होते थे। ऑप्शन सी, ईंधन की टंकियों में माल फंक्शन होता था, MCAS नीचे चला जाता था। डी, MCAS में ही माल फंक्शन होता था और प्लेन उस वजह से नीचे चला जाता था अंतिम गणना में। ABCD। जल्दी बताइए उत्तर क्या है? ABCD जल्दी बताइए। एवरी स्टूडेंट हैज टू आंसर, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यस और नो? माय डियर स्टूडेंट्स, यह प्रश्न इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है कि यह काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है। मैं वही आपको अब सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपका अगर गलत हो जाता है, निराश नहीं होना है। यू आर हियर टू लर्न, यू आर अ लर्नर, आई एम अ लर्नर। मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूं, आप आपके व्यूज शेयर कर रहे हैं, तो ये कॉमन लर्निंग प्रोसेस है। डरना नहीं है और सीखो। अभी आंसर गलत हुआ, कोई बात नहीं, कल को ये प्रश्न आएगा, आंसर सही होगा। मैं तो ऐसे हजारों प्रश्न करा दूंगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है डी। कितने बच्चों का सही गया? आप सबको बधाई, आप बहुत सोच समझ के उत्तर दे रहे हैं। अब शांति से समझिए, जिनका गलत हुआ उनका गलत क्यों हुआ। पायलट जब रेज ऑल्टीट्यूड करने की कोशिश करते थे तो मैल फंक्शन होता था MCAS में। प्यारे बच्चों, कॉज और इफेक्ट आपने गलत कर दिया। पायलट के प्लेन ऊपर उठाने से MCAS में मैल फंक्शन नहीं होता था, MCAS में तो ऐसे ही मैल फंक्शन हो जाता था और वो ये समझता था कि प्लेन नीचे जा रहा है, तो वो उसको ऊपर उठा देता था।
एमसीएस में पहले मैल फंक्शन होता था, उसके बाद पायलट गलती करते थे। पायलट की गलती से या पायलट के इफेक्ट से एमसीएस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो आप कॉज इफेक्ट को गलत मत कीजिए, और इस वजह से उत्तर है डी। तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सोच समझ के सारे ऑप्शंस पढ़ के उत्तर देना है, नहीं तो सब कुछ आते हुए भी गलत कर दोगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में यही सबसे बड़ा चक्कर होता है बेटा, और जिसने इस ट्रिक को समझ लिया उसका आंसर सही हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, निराश नहीं होना है। जब भी ऐसा हो तो एक बार जोर से चिल्ला देना, करके दिखाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में मत चिल्लाना, वो बाहर निकाल देगा। अगला सवाल, व्हाट डू सोलर स्पिक्यूल्स डू? सोलर स्पिक्यूल्स जो होते हैं ये बेटा साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, जनरल साइंस का करंट अफेयर्स है। सोलर स्पिक्यूल्स क्या करते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सोलर स्पिक्यूल्स क्या करते हैं? जल्दी बताइए। ABCD ये हमने पढ़ा दिया है आपको। वो मास को फोटोस्फीयर से कोरोना में फेंकते हैं, वो मास को सन के कोर से कोरोना में फेंकते हैं, वो मास को सक आउट कर लेते हैं कोरोना से फोटोस्फीयर में, वो जेट ऑफ फास्ट फ्लोइंग गैस बनाते हैं जो सूर्य से बच के भाग निकलती हैं। जल्दी बताइए, सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वेट कर रहे हैं आपके उत्तर का, तभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप उत्तर देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए प्यारे साथियों। जैसा कि आप जानते ही हैं, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। यस और नो? जल्दी बताइए। सही आया? फोटोस्फीयर से ही कोरोना में शूट करता है ना भाई। यस और नो? अब आप बोलेंगे कि सर डी क्यों नहीं? क्योंकि ए ज्यादा स्पेसिफिक है। ये फंडा समझ गए आप? बस यही तो सीखना है ना बेटा। बिकॉज ए इज फार मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज कंपेयर टू डी, इसलिए ए हमें बेहतर लगता है। समझ गए? ये लॉजिक को समझो, और जैसा मैंने कहा ये झटके लगते रहेंगे, अच्छा है सीखने के लिए। विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट द अर्थ्स रोटेशन? हमारी पृथ्वी जो अपनी एक्सिस के आसपास गोल 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 घूम रही है 450 करोड़ साल से। इससे पहले कि मैं सवाल को लूं, मुझे ये बताइए, चलो ठीक है इस सवाल के बाद बात करेंगे। 1 2 3 1 2 3 में से क्या क्या सही है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, आपको एमसीक्यूज में मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए, क्योंकि प्रीलिम एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड ही है और मेंस में ऐसे बेस्ड है। मैं जो पढ़ा रहा हूं दोनों में काम आएगा, सारी परीक्षाओं में काम आएगा। इट इज नॉट जस्ट यूपीएससी, स्टेट पीएससी में भी बिंदास यूज करो आप इसको। नॉलेज तो नॉलेज है। तो याद रखिए, स्टेटमेंट 1 2 3 1 क्या कहता है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। अगर हम नॉर्थ पोल स्टार पोलरिस से देखें पृथ्वी की तरफ, इसकी स्पीड क्या है वो दे दी है, और ये कंटिन्यूसली इसलिए गोल 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 घूम रही है क्योंकि उसमें इनर्शिया है। बहुत प्यारा सवाल है। तो पृथ्वी के अपने एक्सिस के आसपास गोल गोल घूमने के 1 2 3 में से कौन से वाक्य सही हैं? ABCD में से आंसर होगा। जल्दी बताइए प्यारे छात्रों। सेशन को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। यस सर, जल्दी बताइए आंसर। एलिमिनेट कीजिए। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट लगता है जो गलत है तो ABCD में से एलिमिनेट कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, द करेक्ट आंसर इज 1 2 एंड 3। 1 और 2 तो आपको एग्जैक्टली पता ही है ना। मैंने कल ही बताया था कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो हम सब मारे जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाएगा सबका। इस स्पीड से अगर आप उड़ोगे 1600 किलोमीटर की इक्वेटर पे, बाकी ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मौत होना निश्चित है। ये 3 अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ गया, और आप में से कईयों ने सी पर मार्क किया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने सी पर मार्क किया है तो आज आपको पता चल गया कि भैया 3 भी सही था, इट रोटेट्स कंटिन्यूअसली ड्यू टू इनर्शिया, है कि नहीं? अब समझिए ये फंडा क्या है प्यारे दोस्तों। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था? एक बहुत बड़ा गैस का बादल था, नेब्यूला। वो कोलैप्स हुआ ग्रेविटी से तो सूर्य बना, और धीरे धीरे प्लैनेट्स बने। बड़ी वायलेंट प्रोसेस थी। वो पहली पृथ्वी मैंने दिखाई थी ना, एक जलता हुआ पथरीला गोला। जब ये पूरा सेटल हुआ डिस्क, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के चलते, ये लॉ है फिजिक्स का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के चलते पृथ्वी गोल गोल घूमने लगी। और वो जो तब से घूम रही है, इनर्शिया का लॉ अप्लाई होता है। ये तब तक घूमेगी जब तक कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जो इसके घूमने को रोक दे। समझ में आया आपको? और या धीरे 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 इट विल टोटली लूज आउट इट्स एनर्जी ओवर सेवरल बिलियन ईयर्स।
तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से उसको पहला रोटेशन मिला था और लॉ ऑफ इनर्शिया से वो रोटेशन आज तक मेंटेन्ड है। फंडा समझ में आ गया अच्छे से? तो थोड़ा बहुत मैंने आपको पैरेलल में फिजिक्स भी बता दिया। जब मैंने आईआईटी की परीक्षा दी थी 1988-89 में, तो फिजिक्स में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। एनीवे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल, सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? जल्दी बताइए। आज तो बहुत सारे मैंने आपके लिए सवाल बना दिए भैया, इसीलिए बनाए हैं कि आपकी प्रैक्टिस जरा बढ़िया हो जाए। बस एक दो सवाल और, उसके बाद तुरंत हम आज के कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। जल्दी बताइए इसमें से क्या उत्तर होगा? प्यारे दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज बी। कितनों का सही गया? ये तीनों के तीनों वाक्य सही हैं। यूनिवर्स इज रफली 1380 करोड़ ईयर्स ओल्ड, पृथ्वी और सोलर सिस्टम इज 450 करोड़ ईयर ओल्ड, और पृथ्वी पे सबसे पहले जीवन के अवशेष 350 करोड़ वर्ष पुराने मिले हैं। यस और नो? यस और नो? यस और नो? जल्दी बताइए। यस और नो? काउंटर क्लॉकवाइज को आप एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, वैसे नॉर्मली काउंटर सही शब्द होता है। चलिए दोस्तों, ये तीनों, ये तो फैक्ट्स हैं, मालूम है, हमने आपको पढ़वा दिए थे। अब अगला सवाल, जिसका उत्तर भी मैंने गलती से दिखाई दिया है, तो वो चीटिंग मेरी तरफ से हो गई, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट अ ब्लैक होल? तो अब क्योंकि इसका उत्तर तो मैंने ही लीक कर दिया, एग्जामिनर ने पेपर लीक कर दिया, तो लीक ही कर दिया जाए। इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगुलैरिटी फ्रॉम विच नथिंग इंक्लूडिंग लाइट कैन एस्केप। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्यारे प्यारे सवाल, आपने एंजॉय किया ही होगा। अब हम आपको फटाफट 1 मिनट में कल क्या पढ़ाया दिखा दें। हमने कल देखा था वाईफाई इन फ्लाइट, ब्लैक होल्स, शिफ्टिंग नॉर्थ पोल, बोइंग मैक्स 737 क्राइसिस, क्लाइमेट इमरजेंसी, साइटोट्रॉन, भारत के एक वैज्ञानिक ने बहुत बढ़िया काम किया, सीसीएस, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, सोलर स्पिक्यूल्स, अर्थ स्पिनिंग मोशन, रॉक्स एस लाइफ। शुरू करते हैं आज का काम, इटर्नल लाइफ। तो मुझे जल्दी से बताइए, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका जीवन इटर्नल हो जाए? नॉर्मली 70, 75, 80 में इंसान जो है गुजर जाता है। अच्छा, कोई व्यक्ति की जब मौत होती है ना, तो थोड़ा सा शराफत से बोलना चाहिए कि वो सज्जन की मृत्यु हो गई, वो सज्जन गुजर गए। कई लोग बड़े रफ तरीके से बोलते हैं मर गया। कुछ तो और महान है, लंबा हो गया। कुछ ऑफ हो गया, लाइट का स्विच था जो ऑफ हो गया। स्पार्क हो गए, कुछ लोग ये बोल, मतलब मैं समझ नहीं पाया कौन सा स्पार्क था। स्पार्क तो बुझ गया, स्पार्क हुआ तो शांत हो गए, गुजर गए, मृत्यु हो गई, ऐसा बोल रहे यार। इज्जत कर लो जो आदमी गुजर गया उसकी है। चलिए, आप में से कितने हैं जो इटर्नल लाइफ चाहते हैं कि भैया 200, 250, 300, 500, 600, 700 साल जीना है या 2000 साल जीना है? कितने हैं जो ऐसा चाहते हैं? जल्दी बताइए। आर के सुमन कहते हैं कि अबे इतना बकवास क्यों करते हो? सुमन जी, वो बकवास नहीं होता है, वो बकवास होता है। स्पेलिंग ठीक कीजिए उसकी। जल्दी बताइए, इटर्नल लाइफ कितने बच्चे जीना चाहते हैं? जल्दी बताइए। चलिए, तो अब समझते हैं कि इस दिशा में विज्ञान क्या कर रहा है। अगर किसी को इटर्नल लाइफ जीनी है तो उसका तरीका यह है कि उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर लिया जाए, क्योंकि आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे बॉडी को बहुत लंबे समय तक हम जिंदा रख सकें। क्योंकि प्रकृति की सेल्यूलर बायोलॉजी के रूल्स ऐसे हैं कि हर सेल मरने के लिए ही पैदा होता है। प्रकृति में जो ये 450 करोड़ साल से जीवन बनता हुआ आया है, एक प्रोसेस है। मैं भी वो प्रोसेस का नाम बताऊंगा, आप 5 टेक्निकल टर्म सीखोगे। अभी समझ में आ गया? बहुत इजी गोइंग तरीके से मैं आपको बहुत जटिल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, तो थोड़ा उस चीज को आप अप्रिशिएट करें, एंजॉय करें, आपको बहुत मजा आएगा। प्यारे दोस्तों, लाइफ इज ऑल अबाउट डेथ। ये प्रोग्राम्ड है। एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट इट इज वेरी अननेचुरल। तो किसी को, आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, बॉडीज को प्रिजर्व करना, क्रायो प्रिजर्व करना शुरू किया। क्रायोजेनिक इंजन इसरो का याद आया आपको? मैंने बताया था करगिल युद्ध, जीपीएस नहीं दिया तो भारत ने अपना विकास, क्रायोजेनिक इंजन, इसरो जिंदाबाद बोल दो एक बार। वही क्रायो प्रिजर्वेशन, इस उम्मीद में कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि उस फ्रोजन बॉडी को जिंदा करके हम इंसान बना देंगे आसपास। यह है इटर्नल लाइफ की वैज्ञानिक कोशिश। हालांकि यह अभी तक सफल नहीं हुई है। पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से समझिए, फिर मैं आपको कुछ शॉकिंग इमेजेस दिखाने वाला हूं। यह सारे काम हो रहे हैं और मृत्यु क्यों आती है, इसमें भी 2 टर्म्स आपको सिखा दूंगा। समझ गए? तो ये सारी चीजें विज्ञान में कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएंगी। चलिए प्यारे दोस्तों, डेथ
इज अ नेचुरल एंड टू लाइफ एंड ऑलवेज हैज बीन। तो मृत्यु जो होती है प्यारे दोस्तों, वो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अब आप बोलेंगे ये तो फिलोसॉफिकल बात हुई। बिल्कुल नहीं, ये साइंटिफिक बात कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं साइंटिफिक बात? ये देखिए, ये रही साइंटिफिक बात, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है, जो लोग बायोलॉजी पढ़े हैं उन्हें मालूम है, प्राकृतिक कोशिका मृत्यु। यह है प्रकृति में एपोप्टोसिस। ये प्रोग्राम्ड है हमारे डीएनए में, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब लिटरली स्पीकिंग हम लोग पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। तो एपोप्टोसिस हमारे शरीर की हर कोशिका का नेचुरल एंड होता है। अब इंसान चाहता है कि मैं लंबा जीऊं, हालांकि वो प्रकृति नहीं चाहती। डेथ इज अ नेचुरल एंड टू लाइफ एंड ऑलवेज हैज बीन, बट द डिजायर टू लिव फॉर एवर इज वेरी स्ट्रांग इन सम ह्यूमंस। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 70, 75, 80, 85, 100 के बाद इंसान चला जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसके बाद वो दुनिया के लिए बीमारी बन जाएगा। अ ब्रांच ऑफ साइंस, इसको सूडो साइंस भी कहते हैं, मतलब ये फर्जी साइंस भी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये साइंस है। क्रायोनिक्स, ये शब्द अच्छे से नोट कर लीजिए। क्रायोजेनिक इंजन जो है ना, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वाले फ्यूल का इंजन, क्रायोनिक्स यानी अत्यधिक ठंडा, वो ऐसे लोगों को उम्मीद दिखाता है कि भाई जो बहुत लंबे समय तक जीना चाहते हैं। यस और नो? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको? अरे ये आप लोग किसी बच्चे को, ये इंडियन आइकन ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल कमेंट डाला है, ऐसा नहीं करना है। किसी बच्चे को डांटना है वो टीचर कर लेगा, आप नहीं करेंगे। आप अपनी स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है उसको एकदम ठीक रखिए, क्योंकि लैंग्वेज में वायलेंस आता है तो फिर जीवन में वायलेंस आता है। और मैं आपको कभी भी वायलेंस के पथ पे जाने के लिए नहीं कहूंगा। टीचर आपको डांटेगा वो ठीक है, स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को नहीं डांटेंगे। तो प्यारे दोस्तों, क्रायोनिक्स ऑफर्स होप्स टू दोज हु वांट टू लिव फॉरएवर। तो इसमें आप क्या करोगे? बहुत कम तापमान पे बॉडी को स्टोर कर लोगे, ह्यूमन कोर्प्स यानी लाश, या सिर्फ सर काट के उसको स्टोर कर लोगे कि बॉडी तो हम बाद में बना लेंगे। यस और नो? यस और नो? यस और नो? और एक बार इंसान क्लिनिकली कंफर्म हो गया कि डेड है तो उसकी बॉडी को स्टोर किया जाता है। समझ में आ गया? इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, अर्थात एकदम ठंडे तापमान पर संरक्षण। और इसमें जो रसायन लगते हैं उनको क्रायो प्रोटेक्टेंट कहते हैं, यानी ठंडे तापमान पर संरक्षित करने वाले रसायन। समझ में आ गया? ये पूरा फंडा क्लियर है? अब ये जो पहला व्यक्ति था जिसने खुद के शरीर को क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए दिया, डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड, 1967 में। वो यंग है, नीचे उन्हीं का बूढ़ा स्वरूप है जो हम सबका हश्र होना है, और उस कैप्सूल में इनकी बॉडी रखी हुई है 1967 से। जी हां, उनकी बॉडी आज तक उस कैप्सूल में है। और एक कंपनी है जो ये बिजनेस करती है, एल्कोर, और ये बिग फुट ड्यूअर है जिसमें 4 पूरी बॉडी और 6 ब्रेन एक साथ लिक्विड नाइट्रोजन में रखे हैं। इस कंपनी में ऐसे 250-300 लोगों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। समझ में आया फंडा आपको? अब उम्मीद क्या है कि एक दिन भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि हम इन क्रायो प्रिजर्व बॉडीज को जिंदा कर देंगे, और फिर बॉडी तो बन जाएगी, ब्रेन और ये सब, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि नहीं। तो अगर नहीं हुआ तो ये बॉडीज अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये एक अपने आप में पूरा ब्रांच है। हो सकता है आगे 500 साल बाद कुछ आ जाए। वन डजंट नो व्हाई वी डाई। ये बायोलॉजी है बेटा, पढ़ लो अच्छे से। एपोप्टोसिस यानी फॉलिंग ऑफ, यानी मर जाना। प्राकृतिक कोशिका मृत्यु। समझ में आ गया? बच्चे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट दे रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। अपनी फिलोसॉफिकल राय भी आप लिखेंगे, और बाद में जब आप सेशन रिवाइज करते हैं उस वक्त भी उसी तरह पार्टिसिपेट कीजिए जैसे आप चैट में करते हैं। कमेंट्स का सेक्शन भी पूरा भर जाना चाहिए आपके जोश से, तो लगेगा कि हाँ संदीप सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। यस और नो? तो इसलिए मृत्यु होती है एपोप्टोसिस से, इतना आप याद रखिएगा। अब एक बहुत शॉकिंग बात बताऊं, अब थोड़ा सा हम फिलोसॉफी की तरफ चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि रोज आप बदल जाते हैं, मतलब आज का जो यहां संदीप मानुधन में बैठा हुआ है वो कल से अलग है। जानते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? ये रहा उसका विज्ञान। An average adult loses between 50 to 70 billion cells every day। मतलब मेरे शरीर में कल जो कोशिकाएं थी 5000 करोड़ से 7000 कोशिकाएं बदल चुकी हैं। वो शरीर से निकल गई। कैसे निकल गई? एक्सट्रीटा में निकल गई, सांस में निकल गई, पसीने। और जो मैंने खाना खाया तो नए एटम्स और नई कोशिकाएं अंदर आ गई। सो द ह्यूमन बीइंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और हमें लगता है कि हम सेम हैं, जबकि 1 साल के भीतर भीतर हमारे शरीर के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रैक्टिकली रिप्लेनिश हो जाते हैं। सोचिए, इसलिए अगली बार आपका दोस्त बोले कि तू बहुत बदला बदला सा लग रहा है तो वो एक्चुअली सही बोल रहा है।
आई होप दिस इज टोटली क्लियर। अब हम आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ह्यूमंस इन स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इसरो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, गगनयान आ रहा है, गगननॉट आ रहा है, टैक्स पेयर का पैसा, भारत सरकार का पैसा इस पे लग रहा है। सो लेट अस स्टडी ह्यूमंस इन स्पेस। आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि ह्यूमंस इन स्पेस एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत स्लो तो नहीं जा रहा हूं। अब एक सवाल, क्या आपने कोल्ड वॉर के बारे में सुना है? शीत युद्ध। अरे सर, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री का आ गया। जी हां, यह पढ़ाना इसलिए जरूरी क्योंकि उसके बिना मैं यूरी गगारिन नहीं पढ़ा सकता, और वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे भी मेरा काफी पसंदीदा विषय है। तो जल्दी बताइए, व्हाट वाज द कोल्ड वॉर 1950 टू 1990? जल्दी बताइए, 1950 से 1990 तक चलने वाला शीत युद्ध क्या था, किनके बीच था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, तो फिर आपको पहला बिंदु में समझा पाऊंगा। अगर आप मुझे बता पाएंगे कि शीत युद्ध क्या था तो मैं आपको पहला पॉइंट समझा पाऊंगा। मैं कमेंट्स पर नजर रखे हुए हूं प्यारे दोस्तों। व्हाट वाज द कोल्ड वॉर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं एक झगड़ा था जिसमें गोलियां नहीं चलती थी, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक झगड़े चलते थे। अब लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम बहुत बदले बदले नजर आ रहे हो, एक्चुअली वो सही बोल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो खुद भी बदल गए। अमेरिका और सोवियत के बीच के झगड़े में स्पेस रेस शुरू हुई। याद रखिएगा, स्पेस रेस, अंतरिक्ष की दौड़, जैसे न्यूक्लियर रेस शुरू हुई थी, अर्थात परमाणु हथियारों की दौड़। स्पेस रेस में सोवियत आगे निकल गए। आउटर स्पेस में पहला आदमी सोवियत था, अमेरिकन नहीं। तो यह अमेरिका के लिए झटका था। यूरी गगारिन को वॉस्टॉक कैप्सूल में ऊपर भेजने में सोवियत यूनियन को सफलता मिली, और वापस लाने में यह म्यूजियम में वॉस्टॉक कैप्सूल की रेप्लिका और यूरी गगारिन की रेप्लिका रखी हुई है। तो आउटर स्पेस में पहला आदमी वॉस्टॉक कैप्सूल में ऊपर गया तो अमेरिका को झटका लगा। 12 अप्रैल 1961। तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति एक बड़े डायनामिक यंग व्यक्ति थे, जॉन एफ कैनेडी। याद है आपको JFK? उन पे एक मूवी भी आई है बहुत अच्छी, JFK, देखिएगा। उनका मर्डर हुआ था, खुली कार में जा रहे थे, गोली से उड़ा दिया गया था, क्योंकि वो एक पीसनिक थे, पैसिफिक थे। तो ऐसा शक है कि अमेरिका के इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स नहीं शायद उनको उड़वाया होगा, और वो एक बड़ी लास्टिंग कंट्रोवर्सी भी रही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कोल्ड वॉर पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताइए कि जैसे ही जॉन एफ कैनेडी को ये पता चला होगा तो वो भी अचंभित रह गए होंगे कि सोवियत तो बहुत आगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण देके क्या बोला मालूम? बिफोर दिस डेकेड रन्स आउट, अमेरिका विल लैंड अ मैन ऑन द मून एंड गेट हिम बैक, and we choose to do it because it is a difficult project, not an easy project. So we will land a man on the moon and we will get him back before the end of this decade. और अमेरिकन्स ने वाकई में 1970 आने के पहले 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को वहां पर उतार दिया। और तीसरे एक व्यक्ति अपोलो 11 में ऊपर उनके ऑर्बिटर में घूम रहे थे। वो तीसरे व्यक्ति का नाम बताओ। नील आर्मस्ट्रांग उतरे, बज एल्ड्रिन नंबर 2 पे थे, और तीसरे व्यक्ति जो नीचे नहीं उतरे उनका नाम आप बताएंगे हमें। तो यह कहानी है स्पेस रेस की। लेकिन जब आप स्पेस में जाते हैं तो मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, मसल एट्रोफी। मसल एट्रोफी का मतलब होता है आपकी मसल्स खराब हो जाती हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों उसमें मसल एट्रोफी ग्रेविटी नहीं होने की वजह से, वेटलेसनेस नहीं होने की वजह से होती है। आई होप दैट इज टोटली क्लियर। वेटलेसनेस में आगे पढ़ाऊंगा आज आपको। स्लोइंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फंक्शन, आपके पूरे हार्ट की और सर्कुलेटरी सिस्टम की स्पीड कम हो जाती है, रेड ब्लड सेल का उत्पादन कम हो जाता है, आपकी प्रतिरोधक प्रणाली में परिवर्तन आ जाते हैं। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स याद है? वॉर ऑफ द वर्ल्ड मूवी देख ली आपने? हीरो का नाम बताओ। और उसके एंड की वो 2 मिनट की कमेंट्री थी, मैंने बोल के भी बताई थी। इम्यून सिस्टम याद है ना? आज कोरोना वायरस, एक तो वो कैरोना नहीं है, वो कोरोना है, नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 या कोविड-19 की जो बीमारी है, इससे लड़ने के लिए शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो वो लोग बेहतर लड़ पाएंगे। समझ में आया आपको? एंड लॉस ऑफ बॉडी मास, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ये क्लियर है? स्पेस सूट आपको संरक्षण देता है जब आप स्पेस में जाते हैं, क्योंकि बॉडी लो टेम्परेचर लो प्रेशर के लिए बनी ही नहीं है। ये स्पेस सूट हमें मार्स पर भी काम आने वाला है। जब हम मार्स पर जाएंगे
और वहां पर हम मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए काम करेंगे। याद रखिएगा, यस और नो। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं एक स्पेस में लिया हुआ चित्र एक एस्ट्रोनॉट का। वो लेडी के बाल आपको दिखेंगे वेटलेसनेस का शिकार हुए हैं। तो 0 जी फोर्स का मतलब है नॉर्मली हमारे ऊपर ग्रेविटी एक कांटेक्ट फोर्स लगता है। हमारे पांव जमीन से जुड़ जाते हैं क्योंकि कांटेक्ट फोर्स लगा हुआ है। गाड़ी जमीन पे चलती है क्योंकि कांटेक्ट फोर्स लगा हुआ है। लिक्विड बहता है क्योंकि कांटेक्ट फोर्स लगा हुआ है। स्पेस में कांटेक्ट फोर्स प्रैक्टिकली 0 होने से पूरे बॉडी का सर्कुलेशन बदल जाता है और इस चुनौती से लड़ना स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जैसे जैसे दूरी पृथ्वी से बढ़ती है वैसे वैसे कम होने लगता है। अब मान लो आपका वजन है 45 किलो। पृथ्वी पे सबसे नीचे का टेबल देखना ब्रैकेट में, 45 किलो का वजन जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है केवल 1 किलो का रह गया। तो आप पूरी तरह से वेटलेसनेस का शिकार हो चुके हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। सो विद दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। प्यारे दोस्तों, न्यूक्लियर प्रोसेसेस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी आपके सिलेबस का ही हिस्सा है और उसमें 50 सवाल बनते हैं। जैसा कि भारत में आज आपको पता है 370 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेबिलिटी है। मालूम है आपको? टोटल बिजली बनाने की क्षमता आज भारत की है 370 गीगावाट। 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट। इस 370 गीगावाट में न्यूक्लियर पावर है 6.8 गीगावाट। बहुत कम है, बेयरली 3%। समझ में आया? भारत में 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम डेवलप किया है इंडिजिनसली। यह सब मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको पता है फिशन और फ्यूजन 2 तरीके से एनर्जी बनाई जा सकती है। फिशन में आप एक एटम को तोड़ते हैं, एनर्जी निकलती है क्योंकि चेन रिएक्शन। फ्यूजन में आप 2 एटम्स को जोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है क्योंकि E=mc²। यह सबको पता है। फिशन यानी विखंडन, फ्यूजन यानी विलयन। अच्छे से पता है आपको? गुड। अब आइए थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब पर, जिसे हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहते हैं। थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का मतलब होता है, अब एक ने पूछा सर एरोप्लेन कैसे उड़ता है? बिल्कुल बताएंगे आपको, बहुत लंबा चौड़ा जवाब है उसका, बताएंगे। बहुत ही इनोसेंट सवाल और बहुत अच्छा सवाल है। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब होता है जिसमें प्राइमरी वेपन होता है जो फिशन होता है। मुझे कमेंट थ्रेड में, लाइव चैट में फिशन और फ्यूजन का अंतर तुरंत आप आपके हिसाब से भी बताइए, जल्दी बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी टू सी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली सीरियस, बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। 50 सेशंस में तो आप ज्ञानी परम ज्ञानी हो जाएंगे। प्राइमरी बॉम्ब इज द फिशन बॉम्ब। जो पहले फोड़ा जाएगा उससे निकलने वाली एनर्जी नीचे रखे हुए फ्यूजन मटेरियल को गर्म करके सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ फ्यूजन करेगी, जिससे फिर आपको एक बहुत भयानक विस्फोट प्राप्त होगा। यस और नो? पूरी प्रोसेस समझ में आई? और ये ऊपर की जो टोपी होती है वो आप भारत की अग्नि 5 मिसाइल में देख रहे हैं। तो यहां से पीछे चलते हुए आएंगे तो वो टोपी लेफ्ट में अलग से दिखाई, फिर आपको उसके अंदर की प्रोसेस बताई, फिर आपको फ्यूजन बताया और फिर आपको फिशन बताया। क्या ये चित्रों से आपको चीजें समझने में आसानी हुई? सो दिस इज हाउ द अग्नि 5 इज गोइंग टू वर्क। समझ में आ गया? तो ये भैया डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, भारत की सेनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण बात थी, भारत के डिफेंस से जुड़ी बात थी, इसलिए हमने आपको सारे चित्र दिखाए। वापस शुरू करते हैं। थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स को सेकेंड जनरेशन न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। इज दिस क्लियर और नॉट? अच्छे से समझ में आ गया? थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स आर सेकेंड जनरेशन वेपन्स विच आर, अभी चल ही रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बेटा पूरा वापस। आई होप दिस इज क्लियर। पहला बिंदु, ये क्या करते हैं? इनमें एक द्वितीयक परमाणु संलयन स्टेज होता है जिस पर एक प्राथमिक बॉम्ब से निकली एनर्जी हमला करती है और वो है फिशन। क्योंकि फ्यूजन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से आएगी?
हमारा सूर्य फ्यूजन इंजन पे चलता है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उसको करने के लिए जो ताकत चाहिए, उसके लिए करोड़ों 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 टन का ग्रेविटेशनल प्रेशर चाहिए, वो हम पैदा नहीं कर सकते। तो इसलिए फिशन का बॉम्ब फोड़ो तो फ्यूजन पे प्रेशर आ जाएगा, अदरवाइज आप फ्यूजन कर ही नहीं सकते। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट सुन लीजिए अच्छे से। आज भारत में हमारी सरकार का लक्ष्य है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक। कितनों को पता है? क्या आप जानते हैं कि सन 2100 तक अगर ह्यूमैनिटी बची रही, एनर्जी की प्रॉब्लम शायद हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। जानते हैं कैसे? फ्यूजन एट रूम टेम्परेचर की टेक्नोलॉजी जिस दिन आ गई, इनफाइनाइट एनर्जी विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए ये पेंसिल है, इसमें जो एटम्स है अगर हम कोल्ड फ्यूजन कर पाए, इनका इनफाइनाइट एनर्जी अवेलेबल है, इक्वल टू mc स्क्वायर, और c बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमें पता नहीं है आज की कैसे करना है, और इसलिए आज एनर्जी को लेके इतनी मारामारी है, ऑयल को, गैस को, और उस चक्कर में क्लाइमेट भी तबाह हो रहा है। लेकिन 100 साल में स्थिति शायद बदलेगी। उस फिशन में ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, लिथियम ड्यूटेराइड जैसे फ्यूएल पहले से रखे हुए होते हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन है वो अमेरिका से आया था, टेलर यूलाम कॉन्फ़िगरेशन। ये दो लोगों के नाम हैं जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। बस इतना आप जान लीजिए थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, काफी है। ये प्राइमरी प्रोसेस है फिशन की, समझ में आ गया? कई बच्चों को ये टॉपिक पता है, बहुत अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, 2030 का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट काफी ऊंचा है, बिल्कुल सही। लेकिन अभी फिलहाल हम 2022 में 175 गीगावाट रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। इज दैट क्लियर? सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, यहां पर आप नॉर्मल चैटिंग बिल्कुल ना करें। मेक श्योर दैट योर फोकस कंप्लीटली ऑन स्टडी। सर पे एग्जाम है और एग्जाम में यही चीजें आएंगी, सो बी वेरी कॉशियस। ये फ्यूजन हुआ, जैसे सन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम, वैसे यहां ड्यूटेरियम ट्रिटियम मिलके एक और अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। और ये स्टेप 1 2 3 4 5, और ये अग्नि मिसाइल, और ये अग्नि मिसाइल के ऊपर की कैप। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जो ऊपर कैप होती है, उसमें आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब या 10 बॉम्ब भी रख सकते हो। अगर आपने 5 6 7 8 10 बॉम्ब ऊपर फिट किए तो वो बन जाता है MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामेबल री एंट्री व्हीकल। यानी एक से ज्यादा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामेबल, सबको स्वतंत्र रूप से प्रोग्रामिंग की गई है। री एंट्री, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल है, पहले स्पेस में जाएगी फिर लौट के आएगी। 2 तरह की मिसाइलें होती हैं। बैलिस्टिक जो अग्नि है, ऊपर जाती है, स्पेस से लौट के आके वार करती है, बहुत खतरनाक। दूसरी है क्रूज मिसाइल, जैसे कि ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज अ क्रूज मिसाइल। वो ऐसे चलती है और उसमें लॉइटरिंग कैपेबिलिटी भी होती है। अग्नि में लॉइटरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो तो फायर एंड फॉरगेट है, वो तो गई तो फिर उसके बाद लौट के नहीं आएगी। इस केस में आप उसको लॉइटर भी करवा सकते हो प्रोग्रामिंग के साथ। तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीप्रोग्रामेबल व्हीकल होता है, और आप एक साथ अनेक शहरों पे निशाना लगा सकते हैं। मान लीजिए चाइना के साथ वॉर होता है, तो आप उसमें अगर 7 न्यूक्लियर बॉम्ब डाल के करेंगे तो वो 7 टारगेट्स पे पहले से प्रोग्रामिंग करके अटैक किया जा सकता है। ये ऊपर की कैप में होगा। और ऐसे यूएस के पास, रूस के पास सबसे ज्यादा हैं, चाइना के पास केवल 250 बॉम्ब्स हैं, भारत के पास 120 से 130 हैं, पाकिस्तान के पास 130 से 140 हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस और नो? समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट पर आ जाइए। अब हम आ गए हैं 32वीं अवधारणा पर, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट। क्या आपको याद आ रहा है? पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने एक टेलीविजन ट्रांसमिशन में यह बोला था कि हम एक सैटेलाइट को अपनी मिसाइल से उड़ाने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। एसैट याद है आपको? तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी विजय थी। तो एसैट इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए उसको समझते हैं। एसैट इंपॉर्टेंट इसलिए है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमारे इतने सारे सैटेलाइट स्पेस में हैं, इसरो के, उसी तरह चाइना के, उसी तरह यूएस के, उसी तरह दूसरों के। इन सैटेलाइट्स को अगर कोई दूसरा डिस्ट्रॉय करेगा तो हम कैसे बचाएंगे? और हमारे पास अगर एबिलिटी होगी दूसरों के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने की, तो वो पूरी तरह से हमसे दूर ही रहेगा। तो भारत उन चंद देशों की कैटेगरी में आ गया जो सैटेलाइट को जमीन से उड़ाने की क्षमता रखता है। एंटी सैटेलाइट टेस्ट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं इससे ज्यादा।
तो ए सैट का मतलब होता है सैटेलाइट रोधी प्रक्षेपण परीक्षण। समझ में आया आपको? इट इज द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी टू हिट एंड डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस थ्रू मिसाइल्स फ्रॉम द ग्राउंड। यह वो तकनीकी क्षमता है जिससे आप जमीन से ऊपर, आपने पूछा है क्या इसमें केवल यूरेनियम का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, फिशन के लिए यूरेनियम इज बेस्ट, फ्यूजन के लिए देयर आर अदर एलिमेंट्स। ठीक है, यह इसका उत्तर है। प्यारे दोस्तों, इट इज द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी टू हिट एंड डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस थ्रू मिसाइल्स फ्रॉम द ग्राउंड। यह कितनों को समझ में आया कि यह जमीन से मिसाइल भेजकर ऊपर उड़ रहे सैटेलाइट को उड़ाने की क्षमता का नाम है। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। मार्च 2019 में भारत के डीआरडीओ ने, डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइए, अच्छे से स्क्रीन पे देखकर कमेंट थ्रेड में लिख के बता दीजिए। भारत का डीआरडीओ काफी अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आईजीएमडीपी चलाया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ में आया आपको? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लाया था। यस और नो? क्लियर है आपको पूरा अच्छे से? तो ये जो लेकर आए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बाद में उसमें से अग्नि को अलग कर दिया गया था क्योंकि अग्नि स्ट्रेटेजिक मिसाइल थी। तो फिर एसैट हम क्यों लाए? क्योंकि हम दूसरों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सैटेलाइट से दूर रहना, क्योंकि हम भी तुम्हारे सैटेलाइट्स को उड़ा सकते हैं। अब यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप मेरा पहला और दूसरा सेशन याद कीजिए। जिन्होंने पहले सेशन से अभी तक की पढ़ाई की है, आपको अभी तक सारे कॉन्सेप्ट्स बिट बाय बिट सारे जुड़ते हुए दिखेंगे। अगर आप अचानक से एक सेशन में आएंगे, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। इसलिए प्रीवियस सेशंस जो वाईफाई के चैनल पर हैं, अनअकैडमी के चैनल पर हैं, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपको याद है मैंने बताया था आज से 10 साल बाद हमारी सीमा पर सैनिक नहीं होंगे, ड्रोन्स होंगे, रोबोट्स होंगे और ऊपर सैटेलाइट से चलाए जाएंगे। कितने बच्चों को याद आ रहा है? जल्दी बताइए, कितने बच्चों को याद आ रहा है? प्यारे दोस्तों, तो अगर ऐसा वॉरफेयर फ्यूचर में होने वाला है और मेरे सैटेलाइट को अगर चाइना ने उड़ा दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिसको डेटरेंस एबिलिटी हो। डेटरेंस का मतलब होता है सामने वाले को डराने की एबिलिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? So if I have a deterrence ability, then the other person will be extremely scared to fight me. अब यहां एक सवाल आया है कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल क्या होती है? बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, दो तरह की मिसाइलें होती हैं। एक होती है टैक्टिकल, एक होती है स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल यानी सबको पता है उसमें सामान्य ईंधन है, वो आएगी और विस्फोट करेगी। स्ट्रेटेजिक यानी परमाणु, बस दैट्स इट। अग्नि स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, मतलब वो परमाणु बम लेके जाएगी, दैट्स इट, उसमें और कोई अंतर नहीं। तो ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट होता है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये उसका एक इंफोग्राफिक है जो आपको बता रहा है कि भारत ने अपने ही एक छोटे से पुराने यूजलेस सैटेलाइट को उड़ाकर ये चेक करने की कोशिश की। यस और नो? अमेरिका को इससे काफी तकलीफ हुई। अमेरिका हमेशा चाहेगा कि भारत अमेरिका पे डिपेंडेंट रहे। डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी अप्रोच है वो ये है कि भारत को रूस से दूर करना, भारत के सारे डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी सिस्टम से लॉक कर देना ताकि भारत लेफ्ट राइट ही नहीं कर पाए। और इसीलिए अमेरिका बार बार आपत्ति उठाता रहा। बहुत गलत काम किया अमेरिका ने कि इंडिया ने इस तरह से सैटेलाइट उड़ाया, उसकी डेबरी फैल गई है। DEBRIS, डेबरी यानी कचरा। सैटेलाइट टूटता है तो सैकड़ों टुकड़े निकलते हैं, वो बुलेट की गति से भागते हैं और अगर किसी दूसरे सैटेलाइट में घुस जाए तो सैटेलाइट उड़ जाएगा पूरा। पता है ना आपको? अरे भाई, इसीलिए तो इतनी बड़ी पृथ्वी पे छोटा सा एस्टेरॉइड भी आएगा तो पृथ्वी उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। उड़ जाती से मेरा मतलब है एनवायरमेंट तबाह हो जाता है, जैसे डायनासोर तबाह हुए थे। तो प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने हमें बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन फॉर्चुनेटली हम एकदम अड़े रहे और हमने ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी टेस्ट से जितनी भी डेब्री पैदा हुई उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका बार बार क्या कह रहा था कि ISS को खतरा है। कौन बताएगा ISS क्या है? अनेक देशों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है ISS। जल्दी बताइए फुल फॉर्म ISS का। डेब्री की स्पेलिंग होती है बेटा DEBRIS, है ना? स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक्सीलेंट। तो बड़े अच्छे बच्चे हैं भैया, सब पता है आपको। तो यह है भैया एसैट मिसाइल टेस्ट।
और हमारे पास ये एबिलिटी है, तभी हम अच्छे से अपनी डिफेंस एबिलिटीज को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसी को मिशन शक्ति नाम दिया गया। समझ में आ गया? वैसे एक दो आपसे तो ये 3 सुपर पावर को हम जुड़ गए। आप सभी को बधाई हो, डीआरडीओ को बधाई हो, हमारी पूरी डिफेंस एबिलिटी को बधाई हो। वी हैव डन वेल। अब इससे दूसरे हमारे सैटेलाइट से थोड़े दूर रहेंगे। प्यारे दोस्तों, फार साइड ऑफ द मून पर आ गए हैं, चंद्रमा का दूसरा पक्ष। अब मुझे फिर से वही सवाल पूछना है जो मैंने सेशन के शुरू में पूछा था। तो चंद्रमा के 2 फेसेस हैं। वैसे तो वो गोल है तो उसका कोई फेस होता नहीं है, लेकिन हमें एक ही फेस दिखता है। आइए आपको सरल तरीके से बता दूं कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही फेस दिखता है। इस ग्राफिक से शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड पर स्क्रीन के बाईं ओर आपको जो दिख रहा है, यह है वास्तव में जो हमारा मून है। राइट साइड में अगर हमारा चंद्रमा खुद की दूरी पे गोल 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 नहीं घूम रहा होता तो क्या होता? अब आप आ जाइए बाईं ओर। क्या आपको चंद्रमा का वो काला हिस्सा दिख रहा है ना, रोटेट होता हुआ? पृथ्वी से किसी भी जगह से किसी भी इंसान को हमेशा वो काला पक्ष दिखेगा, यस और नो? डार्कन रीजन, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वहां पे डार्क किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मून हमारे साथ टाइडल फोर्सेस होते ना, ज्वार भाटा वाले फोर्सेस, टाइडली लॉक हो चुका है। कितने बच्चों को यह समझ में आया? अब मून क्यों हुआ है टाइडली लॉक? क्योंकि द टाइम इट टेक्स टू रोटेट इज इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू ऑर्बिट। जितना समय चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लेता है, वो उस समय के बराबर है जो वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लेता है। तो अब दोनों लॉक हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। और ये 350 करोड़ 450 करोड़ साल से चल रहा है। फिर से ध्यान से देख लीजिए और मुझे बताइए कि टाइडली लॉक्ड मून, लेफ्ट साइड वाला एक्चुअल है, राइट साइड वाला हाइपोथेटिकल, कि अगर नहीं होता तो क्या होता? अब मुझे कंफर्म कीजिए कितने बच्चों को यह टाइडल लॉकिंग समझ में आ गई? जल्दी बताइए, कितने बच्चों को टाइडल लॉकिंग समझ में आ गई? जल्दी बताइए। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे बहुत खुशी है। चंद्रमा के दूसरे साइड पर आज तक कोई मिशन नहीं गया। चीन का पहला मिशन गया जिसका नाम था चैंगये 4 मिशन। तो ये चाइनीज लोगों ने इतिहास रचा उसकी दूसरी साइड पर मिशन भेजकर। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। बाकी की कुछ अतिरिक्त जानकारियां हैं, वो आराम से रिवीजन के समय आप देखिए, कोई जल्दी नहीं है। अभी तक 1969 से आज तक कहां कहां मून लैंडिंग्स हुई हैं देख लीजिए। इसमें भारत की भी है ना, चंद्रयान गया था हमारा, यस और नो? तो आज टाइडल लॉकिंग बच्चों को समझ में आ गई, मुझे बहुत खुशी है। एक बार फिर से चित्र अभी दिखा दूंगा जाने से पहले। अभी ये अलग अलग, तो प्यारे दोस्तों आपको पता है ना, चंद्रमा पर एक सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी है। तो वहां पर लैंडिंग हुई थी, इस जगह को नाम दे दिया गया है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अंग्रेजी शब्द ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, नाउन है। ट्रैंक्विल यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण यानी शांत। ट्रैंक्विल यानी शांत, ट्रैंक्विलिटी यानी शांति। तो वहां एक समुद्र है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, पानी वानी नहीं है, ये नाम दिया गया उसको। वो एक लैंडिंग साइट थी। आई होप दैट इज क्लियर। ये एक अतिरिक्त इंफोग्राफिक है सिर्फ जानकारी के लिए। तो चाइना ने ऐसा क्यों किया, दूसरी साइड पे क्यों भेजा? क्योंकि उससे बहुत सारा नया विज्ञान पता चलता है। यस और नो? आई होप दैट इज टोटली क्लियर। वेरी गुड। आइए एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लें। तो चंद्रमा हमारे साथ टाइडली लॉक्ड है। क्यों लॉक्ड है बेटा? द टाइम टेकन टू रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द टाइम टेकन टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। खत्म। और इसलिए हमको हमेशा एक ही चेहरा दिखता है। और मजे की बात, जब दूसरा चेहरा दिखा तो पता चला कि वहां गड्ढे बहुत ज्यादा थे। ये गड्ढे चंद्रमा पे कैसे बने? जितने मीटियोराइट्स आके वहां पे गिरे हैं करोड़ों सालों में, उन्होंने गड्ढे बनाए। समझ में आया? चलिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। 34 एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सवाल बनते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये जानलेवा टॉपिक है। अरे नहीं 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 नहीं, स्टूडेंट्स की जान नहीं लेगा भैया, ये पेशेंट्स की जान लेता है अस्पतालों में। यस और नो? प्यारे दोस्तों जल्दी से अब देखते हैं।
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मैं आपको 30 सेकंड में समझा दूंगा। खुले दिमाग से सुनिए और समझिए। सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं कंफर्म कीजिए। और सेशन जब समाप्त होगा लाइक करना है, शेयर करना है, 100 में से मार्किंग करनी है। मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि जटिल अवधारणाओं को भी मैं सरल बता के समझाऊं। दिमाग खुला रखेंगे, चीजें समझ में आएंगी। और बाद में सेशन तो अवेलेबल है, आप 2 बार 3 बार देखिए, बिल्कुल आएगा समझ में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट हमारी दवाइयों के प्रति खुद की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेते हैं, वो म्यूटेट हो जाते हैं। और आज जो आपने एंटीबायोटिक खाई उसका उन बैक्टीरिया पे असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी कई जनरेशंस मल्टीप्लाई होके ऐसी बन गई जिन पे दवाई का असर होना बंद हो गया है। तो हमारी दवाइयां लगभग 150 के आसपास एंटीबायोटिक बन चुके हैं आज तक। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। किसने बनाया था? फ्लेमिंग ने बनाया था। उसके पहले दुनिया में एंटीबायोटिक ही नहीं होते थे, तो लोग इन्फेक्शन से मर जाते थे। लेकिन आज हम सब जिंदा हैं हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों के बावजूद, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी फंगल्स हैं, एंटीवायरल्स हैं। ये माइक्रोब्स अगर म्यूटेट हो गए और इनमें ताकत आ गई हमारी दवाइयों से लड़ने की, तो इन पे कोई दवाई ही काम नहीं करेगी। ऐसे माइक्रोब्स को कहते हैं सुपर बग। दुनिया के अस्पतालों में ऐसे पेशेंट्स आना शुरू हो गए जिन पर एक भी दवाई का असर नहीं होता है, और डॉक्टर्स के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट को अगर समाज में छोड़ दिया तो वहां से बाकी लोगों में फैल जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो मानवता के सामने का एक बड़ा संकट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो अब आप सरल भाषा में समझा पाएंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर को? जल्दी बताइए। जी हां, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एब्सोल्युटली राइट। प्यारे दोस्तों, मुझे जल्दी से बताइए एएमआर क्यों होता है? झोला छाप डॉक्टरों की वजह से। आज भारत के गांव गांव में फर्जी डॉक्टर बैठे हैं। जो एक गांव वाला बेचारा मासूम सा व्यक्ति जाके बोलता है मुझे बीमारी हुई, डॉक्टर साहब कुछ करो, वो सीधे एंटीबायोटिक लिख मारता है। और यह आदमी दवाई की दुकान पे जाके बोलता है मुझे एंटीबायोटिक दो, दवाई वाला एंटीबायोटिक दे भी देता है। जितना मिसयूज और अब्यूज एंटीबायोटिक्स का हुआ है, हमारे समाज में माइक्रोब्स की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। पॉइंट इज, जैसे कोरोना वायरस में आपको एक बात समझ में आ रही है ना, कि जो सबसे कमजोर आदमी है उसका जो होगा वो हमारा होगा, क्योंकि वो तो फैलता है। तो ये जो गांव 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 में लोगों को हर छोटी छोटी चीज पे एंटीबायोटिक खा लो, एंटीबायोटिक खा लो, तो हम सब में वो रेजिस्टेंस पैदा हो गया। और इसलिए एंटीबायोटिक का मिसयूज रोका जाना चाहिए। भारत सरकार चेतावनी के विज्ञापन भी जारी करती है। दूसरी बात, चिकन इंडस्ट्री में चिकन का साइज बड़ा हो और बीमारी से लड़े, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन ठूसे जाते हैं, मालूम है आपको? वो चिकन जिसने खा लिया उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये एक विश्वव्यापी भीषण समस्या बन गई है। तो स्टेप बाय स्टेप समझो। मैन मेड मेडिसिन टू फाइट माइक्रोब्स। अब वहां टाइपिंग मिस्टेक भी देखो, मैड ही हुआ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान मैड ही हो चुका है, इसलिए वो टाइप भी मैड ही हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, मैन मेड मेडिसिन टू फाइट माइक्रोब्स, यस और नो? तो इंसान ने दवाइयां बनाई ताकि कीटाणुओं से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ पाए। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, इनके क्या अंतर होते हैं ये आप आराम से बाद में देखिएगा। इतना बारीक कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कई बड़े क्यूरियस टाइप के बच्चे होते हैं, वो हमेशा इनडेप्थ जाके थोड़ा देखना चाहते हैं, और उनके लिए यह चार्ट बहुत यूजफुल होगा। बैक्टीरिया हमेशा खुद चल सकते हैं, वायरस फंगस के चलने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए कहते हैं कोरोना वायरस के लिए सरफेसेस को साफ रखो, हैंडशेक मत करो, हाथों को धो, दीवारों के जितने भी कॉर्नर जहां हाथ रखते हैं उनको साफ रखो, दरवाजों के हैंडल्स को साफ रखो, मोबाइल फोन सब, क्योंकि वायरस वहां बैठा रहता है, वो चल नहीं सकता है। आप छीकेंगे तो जाएगा, हाथ लगाएंगे तो। बैक्टीरिया खुद चल सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा फर्क है कोरोना वायरस को टैकल करने में। इसलिए तो इनमें जब प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है उसे एएमआर या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कहते हैं। बस दैट इज इट। और ऐसे माइक्रोब्स जिनमें ये प्रतिरोधक क्षमता आ गई उन्हें हम क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। सुपर बग। सुपर बग का क्या मतलब होता है? सुपर बग का मतलब होता है बेहद खतरनाक माइक्रोब्स। यस और नो? अच्छे से समझ में आ गया। अब बीमारियों से लड़ने की दवाइयां कौन कौन सी हैं? एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी मलेरिया, सबकी अलग अलग कंपोजिशन होती है।
इज दैट क्लियर? अब आपको एक चीज और बता दूं, भारत की जितनी बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां हैं, इनमें जो बेसिक मॉलिक्यूल डलते हैं दवाइयों में, उनको एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, सक्रिय औषधि तत्व। हमारे यहां 80% एपीआई चाइना से इंपोर्ट होता है, कोरोना वायरस के चलते इंपोर्ट ही बंद है अभी। तो भारत की औषधि उद्योग में भयानक शॉर्टेज आ चुकी है और दवाइयां बनना कुछ समय के बाद बंद हो जाएंगी अगर वो संकट वहां नहीं सुलझा। समझ में आ गया? एपीआई फुल फॉर्म बता दो एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये मालूम होना चाहिए। एक दूसरा एपीआई और होता है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, वो बच्चे बताएं मुझे, जल्दी बताइए। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मालूम है ना एपीआई आपको? वेरी गुड। तो प्यारे दोस्तों, यह है पूरा का पूरा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आपके सामने है। तो ये सारे एक्स्ट्रा इंफोग्राफिक्स आपकी जानकारियों के लिए हैं। अब आते हैं ऑटोनोमस वेपन्स पर। ऑटोनोमस वेपन्स के केस में प्यारे दोस्तों, स्वायत्त हथियार, इसका शॉर्ट फॉर्म है एडब्ल्यू, यानी वो हथियार जो खुद तय करेगा कि फायरिंग कब शुरू करनी है। समझ में आया? उसी को लीथल ऑटोनोमस भी कहते हैं, अर्थात प्यारे दोस्तों जानलेवा स्वायत्त हथियार। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल का बनाया हुआ हेरोप ड्रोन, ये एक ऑटोनोमस ड्रोन है, इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री का बनाया हुआ, दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है, लॉइटरिंग एबिलिटी है और ऑटोनोमस ड्रोन है। इस पर अभी आएंगे। ऑटोनोमस वेपन्स यानी स्वायत्त हथियार ऐसे मिलिट्री रोबोट्स होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। पहला बिंदु, मैंने आपको पहले इनके खतरे बताए थे। क्या खतरे बताए थे? टर्मिनेटर मूवी कितनों ने देखी है? उसमें क्या बताया था कि एक दिन ऐसा आया था, ऐसा वो एक फिक्शनल मूवी है ऑफ कोर्स, कि हथियार ऑटोनोमस हो गए थे और वो खुद ही सोचने लग गए थे और उन्होंने मानवता को उड़ा दिया था। तो ये दिस इज डेफिनेटली नॉट अ फिक्शनल सीन। हम उस एज में धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। आज से 30 साल बाद तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। इसीलिए मैंने एआई, डीएल, एमएल की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। कौन बताएगा एआई, डीएल और एमएल का मतलब? उनके फुल टर्म्स कौन बताएगा? एआई, एमएल, डीएल के जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। एक ने लिखा है जस्ट लाइक द 6th जनरेशन फाइटर, बिल्कुल सही है। फाइटर जेट्स में जनरेशन होती है, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन। यस और नो? अब आइए प्यारे दोस्तों, लीथल एडब्ल्यूज और एलएडब्ल्यूज देखते हैं। ये जमीन पर, हवा में, पानी पर, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, सब तरफ कार्य कर सकते हैं। ह्यूमंस मे और मे नॉट बी नीडेड टू इनिशिएट द अटैक। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोई कमांडर ही ऑर्डर दे तब अटैक हो। ऑटोनोमस वेपन अपने हिसाब से फायरिंग कर सकते हैं। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, हेरोप ड्रोन। समझ में आ गया? म्यूनिशन का मतलब होता है हथियार, वो एम्यूनिशन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया ऑटोनोमस वेपन्स का हमारा क्विक ओरिएंटेशन। अब आते हैं कोलोनाइजिंग मार्स को। यस सर, सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी कंफर्म कीजिए। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी है, इनकी ये अवधारणाएं हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं सबसे सरल स्तर पे समझा सकूं, इसीलिए हिंदी का प्रयोग भी ज्यादा कर रहा हूं। आई होप अनदर 5 to 7 मिनट्स आप भैया साथ में जुड़े हुए हैं ना, 5 से 7 मिनट और सेशन को विराम देंगे। और इस सप्ताह का हमारा एजेंडा कंप्लीट होगा 5 सेशंस का। काफी ग्राउंड कवर किया हमने, तो यू आर एंजॉइंग एंड रेडी फॉर अनदर 5 to 7 मिनट्स। ओके, काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं भैया, सारी चीजें याद है आपको जो पढ़ाया हमने अभी तक। गुड 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 गुड। प्यारे दोस्तों, मार्स का औपनिवेशीकरण करने का सपना है। अभी एक चित्र आया था सोशल मीडिया में कि ये मार्स का चित्र है, देखो वहां तो कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये वहां के एक वॉल्केनो का चित्र है, इसमें कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की बात नहीं है। इसीलिए मैं विशेष तौर पे ये मिथ बस्टर भी लाया हूं। इंसानों ने बहुत समय से सोचा है, खास तौर पर इलॉन मस्क के जैसे लोगों ने। इलॉन मस्क कौन है? कौन सी 2 कंपनियां चलाते हैं? जल्दी बताइए। हम इस सीरीज में उनको 2 बार ले चुके हैं। काफी विजनरी व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनकी बात अक्सर करता हूं क्योंकि उनके काम में काफी दम है। प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनीज बसाने की, अब इसकी टेक्निकल चीजें बहुत अच्छे से समझिए। किसी भी दूसरे ग्रह पर आप कॉलोनी तब बसा पाएंगे, यह सब करंट अफेयर्स का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, करंट अफेयर्स में, क्योंकि इसरो भी धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है।
ये सारे सवाल बनते हैं। आप किसी ऐसे ग्रह पे जाना चाहेंगे जहां का दिन और रात का टाइम पृथ्वी से मिलता जुलता हो, जहां की ग्रेविटी थोड़ी बहुत पृथ्वी से मिलती जुलती हो, जहां पानी हो। इसीलिए कह रहे हैं कि मार्स में या तो नॉर्थ पोल पे जाएंगे या साउथ पोल पे जाएंगे और वहीं कॉलोनी बनाएंगे। मून पे कॉलोनी बनाएंगे तो वहीं पोलर रीजन में बनाएंगे जहां इसरो ने लैंड करने की कोशिश की थी, मालूम है ना आपको। और दुर्भाग्यवश वो लास्ट स्टेज पे कॉम्प्लेक्स है, दिस इज रॉकेट साइंस, और इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि वहां पानी है। ये चीजों को देखते हुए आप किसी दूसरे ग्रह पे कॉलोनी बनाएंगे। अर्थ इज वेरी सिमिलर टू वीनस। पृथ्वी और शुक्र ग्रह का साइज और सरफेस ग्रेविटी सेम है, लेकिन क्या आपको पता है वीनस का टेम्परेचर कितना है? वीनस का सरफेस टेम्परेचर है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। पता है क्यों? क्योंकि वीनस पे रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो गया है। वहां हीट अंदर जाती है, बाहर नहीं आ पाती है, रन अवे ग्रीन हाउस। और इसलिए वीनस अर्थात शुक्र ग्रह पे 700, 800, 900 डिग्री का तापमान है। वहां कोई सरफेस पे आज तक जा ही नहीं पाया, एक प्रोब भेजा भी गया था। और पृथ्वी पर वही ग्लोबल वार्मिंग का पहला चरण है। मार्शियन डे 24 घंटे का है। मार्स की धुरी का झुकाव 25 डिग्री है, पृथ्वी का 23.5 है। तो अब जल्दी से बता दीजिए जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ ली है, इतनी बेसिक ज्योग्राफी तो आपने पढ़ी होगी। टिल्ट से क्या पैदा होता है और रोटेशन से क्या पैदा होता है? यह सवाल यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की एक्सियल टिल्ट क्या पैदा करती है प्रभाव, और पृथ्वी का रोटेशन क्या पैदा करता है प्रभाव। जल्दी बताओ, कमेंट थ्रेड में वेट कर रहे हैं हम आपके उत्तर का। आपने देखा कैसे अलग अलग विषय आपस में जुड़ जाते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, पृथ्वी की एक्सियल टिल्ट मौसम पैदा करती है, यस और नो? द सीजन्स आर क्रिएटेड बिकॉज द एक्सियल टिल्ट 23.5। एक लिखता है आप 2 घंटे पढ़ा दीजिए। अरे सर 20 घंटे में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे वार्मिंग अप तो हो जाए। और जो रोटेशन होता है वो डे एंड नाइट पैदा करता है, यस और नो? कितने बच्चों को यह पता है? सीजन्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एक्सियल टिल्ट एंड डे एंड नाइट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ रोटेशन, यस और नो? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। अब बात को समझिए। मार्स की एक्सियल टिल्ट 25 है, पृथ्वी की 23 है, तो मार्स के सीजन्स पृथ्वी जैसे ही हैं, हालांकि इन कैरेक्टर दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। समझ में आ गया? प्रॉब्लम जो है हमने लाल इंक में बताई है, तापमान बहुत कम है, ग्रेविटी हमारी 0.38 है, तो हमारा वजन कम हो जाएगा। अब देखिए वजन घटाने का इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है। तो भविष्य में ऐसे प्रोग्राम आएंगे, यू वांट टू रिड्यूस वेट, आइए मार्स पे चलते हैं, आपका वजन 50% एक झटके में कम। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आपको स्पेस सूट पहनने पड़ेंगे। मैंने इसीलिए स्पेस सूट आपको दिखाए थे। स्पेस सूट के बिना मार्स पर आप जी नहीं सकेंगे, इसलिए ध्यान रखें। ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स, मार्स पे कई कई दिनों तक धूल के बादल ऐसे उठते हैं जो पृथ्वी पे कभी नहीं। और सबसे खतरनाक चीज आखिरी वाली जो मैंने कल आपको बताई थी, मार्स का कोर ठंडा होने से, मैग्नेटोस्फीयर नहीं होने से हार्मफुल रेडिएशन सरफेस पे आ जाती हैं, पृथ्वी पे नहीं आती, क्योंकि मुझे बचाने के लिए पृथ्वी ने अपना मैग्नेटिक स्फीयर बना रखा है, यस और नो? तो इन प्रॉब्लम से अगर हम जूझ पाए तो भैया हम मार्स को कॉलोनाइज कर पाएंगे, यस और नो? यस और नो? यस और नो? आई होप दिस इज टोटली क्लियर। चलिए प्यारे दोस्तों, तो ये वहां का पेवोनिस मॉन्स एक बहुत बड़ा शील्ड वोल्केनो है। वोल्केनो के अलग अलग प्रकार होते हैं, पृथ्वी पर भी एक शील्ड वोल्केनो है। और इसको ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने बनाया, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है। ध्यान रखिएगा, नाम इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आज का जो मैं अंतिम कॉन्सेप्ट लूंगा और अगले 3 अब मैं मंडे को पढ़ाऊंगा, वो है सुपर कंप्यूटर्स। तो आखिर ये सुपर कंप्यूटर क्या बला है और इसकी जरूरत क्या है, वो आपको बता देता हूं। प्यारे दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, सुना है आपने आईएमडी के बारे में? अंग्रेजी में 2 शब्द होते हैं, दोनों नोट कर लीजिए और कमेंट थ्रेड में लिखिए भी। सेशन को लाइक किया, शेयर किया या नहीं, और आज गाना सुनना चाहोगे कि नहीं? जाने के पहले फिर से गाना सुनाएंगे। प्यारे दोस्तों, मीटियोरोलॉजिकल मौसम, मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजिकल मापन विज्ञान, मेजरमेंट साइंस। सो देयर आर 2 वर्ड्स इन इंग्लिश, मीटियोरोलॉजी, मेट्रोलॉजी। मीटियोरोलॉजी का मतलब है मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी का है मेजरमेंट विज्ञान। लोग बहुत आसानी से दोनों को कंफ्यूज करते हैं, आप मत कीजिएगा। कैसे याद रखें? मीटियोर, मीटियोर आते हैं ना आसमान से, मीटियोरोलॉजी। मेट्रोनॉमी, मेजरमेंट, मेट्रोलॉजी। समझ में आ गया?
तो मीटियोरोलॉजी, मेट्रोलॉजी। मैं थोड़ी थोड़ी आपको ये स्पेलिंग्स का भी पैरेलल इसलिए बताता हूं क्योंकि एग्जाम में अगर स्पेलिंग्स गलत लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। तो दोनों आप एक बार लिख के बता दीजिए। तो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है बेटा, मेट्रोलॉजिकल नहीं है। मेट्रोलॉजी अलग चीज होती है, वही तो समझा रहा हूं अभी, और फिर भी गलत लिख रहे हो, ऐसा गजब मत करो यार। वेरी गुड, मीटियोरोलॉजी सही लिख दिया आपने। समझाऊंगा सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बीच का अंतर भी। जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को पूरा मॉडलिंग करना होता है 3 डायमेंशनल, बहुत कठिन काम है मौसम का प्रेडिक्शन, इससे कठिन काम दुनिया में कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। नॉर्मल कंप्यूटर यह काम नहीं कर सकते क्योंकि पर सेकेंड जो डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट चाहिए, हमारा कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकता। तो आप क्या करते हैं, आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड, उसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप। तो पेटा फ्लॉप्स की जहां एबिलिटी आई, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, याद है ना, मैंने पहले दिन आपको ये स्केल्स बताई थी। अ सुपर कंप्यूटर इज अ ह्यूज कैपेसिटी कंप्यूटर यूज फॉर लार्ज ऑपरेशन, बस दैट्स इट। तो जहां फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस की संख्या बढ़ गई तो वो बन जाता है सुपर कंप्यूटर। आपने पूछा है कि वीनस को ल्यूसीफर क्यों कहते हैं। 800 डिग्री का तापमान जहां होगा वो जगह निश्चित तौर पर हिमालय तो नहीं ही कहलाएगी। जिस तरह मार्स को वॉर के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि आसमान में यानी कि नाइट स्काई में वो लाल दिखाई देता है। परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स, FLOPS. सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वगैरह, दवाई बनाना वगैरह, जेनेटिक साइंस वगैरह। यूएस, जापान, चाइना इसमें लीडर्स हैं और दुनिया का नंबर 1 है समिट, यूएस का सुपर कंप्यूटर। सबसे ज्यादा 500 में है 228 सुपर कंप्यूटर चाइना के पास, टॉप 500 की बात कर रहा हूं। भारत के पास 2 हैं अभी, यूनाइटेड स्टेट्स 107, जापान 29, और यूएस का सबसे फास्ट सिस्टम है समिट 143.5 पेटा फ्लॉप। एक बार प्यारे दोस्तों जल्दी से यह बताइए, आपने लिखा है मूड बूस्ट करने के लिए एक गीत जरूर सुनाइएगा। तो गीत तो हमने कल जो सुनाया वही आज रिपीट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि वीकेंड में आप वो गीत गुनगुनाते रहें। तो ये सुपर कंप्यूटर का फंडा कितनों को समझ में आ गया, एक बार कंफर्म कर दो तो मैं सेशन को क्लोज करने की तरफ ले जाऊं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सेशन में मजा आया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जल्दी बताइए। केतन लिखते हैं कि सब लोग लाइक कर दो, संदीप सर इज द बेस्टेस्ट थिंग यू कैन गेट ऑन यूट्यूब। थैंक यू केतन, आपका प्यार बना रहे, दुआओं में याद रखना। वैसे मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। तो ये है सुपर कंप्यूटर्स। आई होप दिस इज क्लियर। प्यारे दोस्तों 5G कार्बन डेटिंग और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मंडे को कोलाइड करेगा, यह है सिलेबस। और अब हम सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन जो कल हमने मोटिवेशनल गीत आपको बताया था, सैटरडे संडे वो गीत पढ़ाई करते करते गुनगुनाते रहिएगा और एक बार पूरा सुनिएगा जरूर। कौन सा गीत था पहले मुझे कमेंट थ्रेड में जरा याद दिलाओ क्योंकि मैं खुद भूल गया हूं वो कौन सा गीत था। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और लाइक करना कंपलसरी है। जल्दी बताइए कौन सा गीत था, मैं तो भूल ही गया वो गीत कौन सा था। आप बताइए भैया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। उसके अंतरे तो और बहुत खूबसूरत हैं। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। तो इम्तिहान सामने है, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाए, खूब पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए। नमस्ते, जय हिंद।